दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने ये किससे कहा कि जाओ चंद्रबाबू नायडू को मेरी तरफ से कह दो कि इस सरकार से समर्थन वापस ले ले। जगदीप धनखड़ ने ये किससे कहा कि मेरा बॉस मैं हूं, मेरे ऊपर कोई और नहीं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें पर्दे के पीछे थी, जो हम सबको नहीं पता था। खबर ये है कि जगदीप धनखड़ देश की मौजूदा सरकार को यानी कि मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप कहेंगे जगदीप धनखड़ को तो हम हमेशा हाथ जोड़कर खड़े हुए देखते थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। ये इस बात की जानकारी आज तक न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर्स पॉडकास्ट में रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा ने कही हैं। हिमांशु मिश्रा ने बताया कि जगदीप धनखड़ पिछले कई अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2024 में चुनाव हुए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं लेकर आ पाई। चंद्रबाबू नायडू का समर्थन, नीतीश कुमार के समर्थन की बदौलत ये सरकार बनी, तो बैसाखियों के सारे ये सरकार बनी। जगदीप धनखड़ इस बात को जानते थे। अब जगदीप धनखड़ ये कोशिश क्यों कर रहे थे? विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी नज़दीकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। खास तौर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो उनके हमराज बन रहे थे, बहुत क्लोज थे। कभी भी चाय पर चर्चा हो जाती थी। अभी पिछले दिनों हमने देखा अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई। पिछले 15-20 दिनों में उन्होंने बड़े बड़े जाट नेताओं के साथ मुलाकात की। उसमें एक बीजेपी के पूर्व सीएम भी थे। तो जो बातें जगदीप धनखड़ ऑफ रिकॉर्ड कर रहे थे वो बातें ऑन रिकॉर्ड सरकार तक पहुंच रही थी। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। अब जो खुलासा हुआ है वो ये कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने विपक्ष का देखा था 2024 में। अब सरकार तैयारी कर रही थी जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की, जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए। अब दूसरी बात, उस दिन बीएससी की मीटिंग हुई 12-12:30 बजे के वक्त। अब बीएससी की मीटिंग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। अब मैं पहले आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ये इसलिए मीटिंग होती है कि भाई राज्यसभा लोकसभा की भी ऐसी बीएससी की मीटिंग होती है कि क्या कामकाज होगा, कौन कौन से बिल लाए जाएंगे और कितने बजे किस पर चर्चा होगी। अब कौन चर्चा में भाग लेगा ये किसी भी पार्टी के विवेक पर निर्भर करता है। तो यही हुआ। अब उस मीटिंग में जो राज्यसभा के नेता हैं, सदन के नेता जेपी नड्डा थे, किरण रिजिजू आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, वो थे, और साथ ही साथ बीजेपी के 2 और नेता थे, और साथ ही जो ऑपोजिशन के लीडर हैं। अब ऑपोजिशन की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्ष चाह रहा था कि भाई रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ज़रूर रहें, लेकिन एक कदम आगे बढ़ गए किरण रिजिजू के सामने जगदीप धनखड़, और किरण रिजिजू से कह दिया कि ज़रा प्रधानमंत्री कितने बजे मौजूद रह सकते हैं, आप ज़रा उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री कितने बजे आ सकते हैं चर्चा के लिए। तो किरण रिजिजू भी अचानक से उन्होंने कहा कि सर बीएससी का काम तो ये नहीं होता है, बीएससी का काम तो होता है कि किस बिल पर कब चर्चा होनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाकर पूछिए प्रधानमंत्री से कि वो कब अवेलेबल रहेंगे, तो उस समय चर्चा करा ली जाएगी। अब ये बात एक तो एकदम से अचानक से हुई तो वो भी भौचक्के रह गए, भाई ये क्या। जगदीप धनखड़ दरअसल पावर एक्सरसाइज यानी कि जो उनका रुतबा है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे थे, जो एक वाकई में जो एक राज्यसभा के सभापति को करनी चाहिए। अब ये बात पच नहीं रही थी, जाहिर तौर पर पचेगी भी कैसे सरकार से। अब जो भी काम होता है आप पूछ करके करते हैं कि अच्छा ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। एक परंपरा जो है वो इस तरह की चलती है। जिसकी भी सरकार होती है तो मिल के इस तरह से काम होता है, अच्छा इस पे चर्चा होगी। अब वहाँ पे किरण रिजिजू ने ये ज़रूर कहा कि सर कौन शामिल होगा कौन नहीं ये तो पार्टी निर्भर करेगी ना कोई तो शामिल हो ही जाएगा, आप प्रधानमंत्री से क्यों पूछना। उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, पूछिए आप प्रधानमंत्री से जाकर। अब किरण रिजिजू, जेपी नड्डा वो गए होंगे प्रधानमंत्री के पास, लेकिन इस दौरान एक वाकया हो गया। वाकया 4:07 पर हुआ जब ऑपोजिशन लीडर्स के साइन किया हुआ लेटर इम्पीचमेंट का जस्टिस वर्मा के खिलाफ जगदीप धनखड़ ने एक्सेप्ट कर लिया, वो भी बिना सरकार को बताए। अब जैसे ही 4:07 पे इधर लेटर एक्सेप्ट हुआ, उधर दौड़ा भागी शुरू हो गई। ये मंत्री उधर इसके कमरे में, वो मंत्री इधर बैठ के शुरू हो गई। आनन फानन में ये क्या हो गया, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जो इम्पीचमेंट की शुरुआत है, चूँकि ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है, इतने सारे नोट मिले हैं एक जज के घर से,
जली हुई हालत में मिले हैं, तो वो सरकार एक संदेश देना चाहती थी कि वो हम लोकसभा से शुरू करना चाहते थे, ताकि जो भी कार्रवाई है वो वहाँ से शुरू हो, ताकि एक मैसेज जनता के बीच में जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम देखिए कितने कड़े हैं। लेकिन इस दौरान जगदीप धनखड़ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हालांकि उसकी भी कोशिशें चल रही हैं कि कैसे उनकी की हुई गलती को सुधारा जाए। एनीवेज, अब हुआ क्या कि फटाफट से गृह मंत्री का जो एक चेंबर है संसद के अंदर, वहाँ पर सब लोग जाने लगे। जो रिपोर्टर्स पॉडकास्ट था उसमें ये सब बताया गया, सब लोग वहाँ जाने लगे। वहाँ पर पता चला, फिर राजनाथ सिंह के जी के कमरे में चेंबर में गए, वहाँ पर सिग्नेचर्स कराए जा रहे थे एक खाली पन्ने पर, लेकिन उस पर ज़रूर लिखा हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब सभी सिग्नेचर करते चले गए, लेकिन बाद में जाकर 10 मंत्रियों के घर पे जाकर ये जानकारी दी गई, देखिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है। वहाँ पर कुछ राज्यसभा के सांसदों को भी वहाँ उनके घरों पर बुलाया गया था, 10 मंत्रियों के घरों में, और बताया गया कि देखिए आपने जो सिग्नेचर किए हैं वो सिग्नेचर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर किए हैं। उसमें ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि एनडीए के नेता भी मौजूद थे। ये आपने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सिग्नेचर किए हैं ये हम लेकर आ रहे हैं जगदीप धनखड़ के खिलाफ, तो अगर आपको आपत्ति है तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी दे गई, तैयारी हो गई। फिर क्या हुआ, फिर आए बीच में हमराज कौन, जो कि जगदीप धनखड़ के बहुत क्लोज बने हुए थे पिछले कई दिनों से, वो हैं जयराम रमेश जो थे, उन्होंने 7:30 बजे शाम को जगदीप धनखड़ को बता दिया कि ऐसे ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी आपके खिलाफ चल रही है। तो जगदीप धनखड़ पूरी स्थितियों को भांप गए। और उससे पहले एक और घटना घटी। 3 लोगों को 3 बार जगदीप धनखड़ को मनाने के लिए भेजा गया, क्योंकि सरकार ये जानती थी अगर हम जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो फिर ये तो हमारी किरकिरी हो जाएगी कि हमने ही उपराष्ट्रपति बनाया जगदीप धनखड़ को, हमारे द्वारा इलेक्ट किया गया, अब उन्हीं के खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। उनको मनाने के लिए सबसे पहले जो भेजा गया वो जेपी नड्डा और किरण रिजिजू गए, दूसरी बार अर्जुन राम मेघवाल और रिजिजू गए, और तीसरी बार अर्जुन राम मेघवाल गए उनको मनाने के लिए, बताने के लिए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिल बांट के काम करिए, आप अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं, सरकार को भी बताइए आप क्या करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये निकल कर सामने आई कि भाई अब जगदीप धनखड़ नहीं मानने वाले। इधर इन द मीन वाइल इसकी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी तैयारी चल रही थी, सिग्नेचर ले लिए गए थे, और फिर सरकार तैयारी कर रही थी कि अब जो है कि उनको हटाने की हमारी तैयारी। अब इतना तय हो गया था कि जगदीप धनखड़ शायद नहीं मानने वाले, वो अपने जो रुख है उस पर वो कायम रहेंगे। तो इस दौरान जगदीप धनखड़ को जयराम रमेश बताते हैं, उनके और भी सूत्र होंगे जो उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ आपके खिलाफ चल रहा है। तो जगदीप धनखड़ रात को 9 बजे के लगभग सीधे चले जाते हैं राष्ट्रपति भवन, क्योंकि उनको इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को देंगे, और वो भी ये अनशेड्यूल्ड मीटिंग रहती है राष्ट्रपति भवन में। हालांकि कहा जाता है कि वहाँ पर भी उनको 20-25 मिनट वेट इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी, पता नहीं था। तो वहाँ पर जाके वो अपना इस्तीफा देते हैं और वापस आते हैं। अभी तक जगदीप धनखड़ का ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि बहुत सारी विपक्षी नेताओं ने कहा जा रहा है कि उनको कॉल किए लेकिन बात नहीं हो पाई, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उनको लग रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उनको हटा दिया जाएगा, उससे पहले ही वो सिचुएशन को भांप गए, और वो उन बातों पर क्या कहना चाहेंगे जो आरोप जगदीप धनखड़ पर लगाए जा रहे हैं। अब जगदीप धनखड़ पिछले 6 महीने से क्या कर रहे थे, पिछले 6 महीने से उनकी जो नज़दीकी है उन नेताओं के साथ बढ़ गई थी जो नेता पिछले साल जगदीप धनखड़ के खिलाफ थे। आपको याद होगा 2024 में जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मतलब है कि हम इनको हटाना चाहते हैं, और वो मोशन गिर गया था। तो हालांकि जगदीप धनखड़ की मानते थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनका साथ जो है वो सरकार ने वैसे नहीं दिया जैसे देना चाहिए था, उसके बाद भी वो थोड़ा उखड़े थे सरकार से। जगदीप धनखड़ जयराम रमेश के बहुत क्लोज थे। एक बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कह दिया था कि ऑपोजिशन का लीडर मैं हूँ सर, चेयर से कहा, सभापति से कहा, जगदीप धनखड़ जी चेयर पे बैठे हुए थे, उनसे कहा कि सर ऑपोजिशन लीडर मैं हूँ, लेकिन आप मेरी ही पार्टी के जयराम रमेश को ज़्यादा बोलने दे रहे हैं। एक वाकया जो पत्रकार हिमांशु हैं उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रमोद तिवारी की भी बहुत क्लोज थे, कांग्रेस नेता
प्रमोद तिवारी के बहुत क्लोज थे, कपिल सिब्बल के भी वो क्लोज थे, लगातार उनसे बातें करते रहते थे। ऑपोजिशन के नेताओं के साथ मेल मुलाकातें पिछले कई दिनों से चल रही थी, सरकार को पता था। और ये सारी वो बातें थी जो कि ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड सरकार के पास हर बात पहुंच रही थी कि ऐसी ऐसी पावर एक्सरसाइज वो कर रहे हैं और सरकार को ये जाहिर तौर पर पसंद नहीं है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब जगदीप धनखड़ इतना मिल रहे थे, ये कर रहे थे, तो क्या सरकार की तरफ से उनसे कहा गया था कि ये मेल मुलाकातें भाई हमें पसंद नहीं है, या आप क्या कर रहे हैं? तो कईयों का कहना है कि ये एक औपचारिक मुलाकात भी थी जो वो ऑपोजिशन लीडर्स के साथ कर रहे थे, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट चल रहा था। इतना फ्रीक्वेंट चल रहा था कि जयराम रमेश तो कभी भी पहुंच जाते थे मिलने के लिए, फ़ोन पे अक्सर बात हो जाती थी, और वो तेवर जो हैं वो आपके सदन में दिखाई भी दे जाते हैं। मसलन पिछले 6 महीने में जो चल रहा था, प्रमोद तिवारी से भी उनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि बात होती थी, तो जैसे ही किसी चीज़ पर चर्चा ख़त्म होने वाली है, आखिर में सब वाइंड अप हो रहा है, तब वो कहते थे कि हाँ प्रमोद जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। अब प्रमोद जी क्लूलेस कि भैया क्या है, लेकिन वो वरिष्ठ नेता हैं तो वो कुछ ना कुछ उस पर बोल देते थे। ऐसा जो है पॉडकास्ट के दौरान वो पत्रकार हिमांशु ने ये सारी बातें कही। अब एक हरियाणा का वाक़या भी बताया गया कि हरियाणा में एक बार क्या हुआ कि एक महिला जगदीप धनखड़ जी एक दौरे पे गए हुए थे। एक महिला जगदीप धनखड़ जी के पास आई, जगदीप धनखड़ जी से कहा कि भाई मेरी प्रधानमंत्री से मुलाकात करा दो, मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूँ। तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि तुम प्रधानमंत्री से क्यों मिलना चाहती हो? तो उस महिला ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से ये पूछूंगी, आप मुझे ये बताइए कि आपको पकड़ कर कौन लाया है। तो इस तरह से कह करके इस तरह के वाक़े जो हैं वो बहुत कहा करते थे। और दूसरी बात ये कि एक बात जो लगातार पिछले दिनों कही जाती रही है वो ये कि जगदीप धनखड़ इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी से कहा कि चंद्रबाबू नायडू से जाकर कह दीजिए, कोई उनका बहुत क्लोज था, कि मेरी तरफ से जाकर चंद्रबाबू नायडू से कह देना कि इस सरकार से समर्थन वापस ले ले, बहुत अपमानित वो करते हैं, तो सरकार से समर्थन वापस ले लें और कह दीजिएगा कि जगदीप धनखड़ ने कहा है। जगदीप धनखड़ की तरफ से ही ये संदेश देने के लिए कहा गया था। हालांकि जगदीप धनखड़ के बैकग्राउंड के बारे में भी मैं आपको बता दूं, वो चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद जब टूट हुई तो वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी में चूंकि वो राजस्थान से आते हैं, किसान पुत्र कहते हैं, किसान नेता खुद को कहते हैं, तो राजस्थान में आने के बाद उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे, सपना था, लेकिन उनको ये मौका मिला नहीं क्योंकि उनके सामने अशोक गहलोत थे। अब काफ़ी टाइम वो वहाँ पर रहे, सांसद भी रहे कांग्रेस पार्टी से, फिर वो बीजेपी में आ गए। चूँकि वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं, बीजेपी में जब वो आए तब भी उनका ये कहना था कि अब यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया उनके सामने खड़ी थी, यहाँ पर भी मौका नहीं मिलने वाला था। फिर वो कहते रहे कि मैं इस पार्टी में हूँ। एक बार तो उनकी तकलीफ़ भी सामने आई थी जब उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। फिर जब 2014 में मोदी सरकार बनी तो उसके बाद उनकी प्रतिभा को पहचान करके उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी बनाया गया और फिर उन्हें वहाँ से उपराष्ट्रपति बना दिया गया, और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर वो बना दिया गया। लेकिन जो इनका ये कार्यकाल रहा है, और अक्सर वो कहा करते थे कि मेरा कार्यकाल तो 2027 तक चलेगा। अभी पिछले दिनों एक और वाक़या हुआ, जब चूँकि वो किसान नेता खुद को कहते थे, शिवराज सिंह चौहान एक सम्मेलन में थे। अब सम्मेलन से ही उन्होंने एक बात कह दी। उन्होंने कहा क्या सरकार ने वादा किया था, शिवराज सिंह चौहान से किसानों के बारे में, एक वादे के बारे में पूछा, क्या सरकार ने वादा किया था? अगर वादा किया था तो निभाया क्यों नहीं गया, ये मंत्री जी बताएं। तो इस तरह के कई सारे वाक़ये थे जो सामने आ रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि कोई दैवीय शक्ति ही होगी कि मैं इस पद से हट जाऊं, 2027 तक का तो मेरा कार्यकाल है। हालांकि अपने स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया अपने इस्तीफे के ज़रिए, और ये जो स्वास्थ्य कारण, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, वो एम्स में भर्ती हुए थे, तब भी, उस दौरान भी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। हालांकि आप कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ जब तक सरकार के लिए बैटिंग कर रहे थे तब तक अच्छे थे, जब तक वो सरकार की भाषा बोल रहे थे तब तक अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पद का ख्याल रखते हुए फैसले लेने शुरू किए, तब से जगदीप धनखड़ आंखों में खटकने लगे। तब से जगदीप धनखड़ जो हैं उनके खिलाफ सरकार सोचने लगी कि अब उनका कुछ किया जाना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।